डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आय के चक्रीय प्रभाव के अध्ययन कराया था और उसमें मैंने द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराया था और अब मैं आपको त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कराऊंगा, यानी त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह। त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह यानी यह त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह सर्वप्रथम हम समझते हैं कि है क्या। तो देखिए, माना कि एक अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, परिवार, फर्म और सरकार। इस मॉडल में सरकार के क्रियाकलाप भी आय के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। सरकार के क्रियाकलाप को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सरकारी राजस्व और नंबर 2 सरकारी आय। तो देखिए, सबसे पहले हम सरकारी राजस्व समझें, यानी ए सरकारी राजस्व। देखिए, सरकारी राजस्व यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकार विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करती है। सरकार की आय का प्रमुख स्रोत टैक्स यानी कर है। करों के प्रमुख 2 स्वरूप होते हैं। नंबर 1 वैयक्तिक तथा व्यावसायिक फर्मों पर कर अर्थात निगम कर। सरकार को करों का या करों द्वारा प्राप्त कुल आय को T + T द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, फिर इसके बाद दूसरा B सरकारी व्यय। सरकारी व्यय और सरकारी व्यय, सरकार करों से प्राप्त आय को विभिन्न प्रकार से व्यय करती है, यानी खर्च करती है, जिन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है या 4 भागों में बांटते हैं। और उसमें नंबर 1 परिवार क्षेत्र के लोग सरकारी प्रशासन, सेना आदि में जो सेवाएं प्रदान करते हैं, सरकार उन्हें प्रतिफल यानी G1 प्रतिफल जो दिया है उसे हम G1 से रिप्रेजेंट करते हैं, G1 प्रदान करती है। दूसरा, फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को जब सरकार क्रय करती है, तब वह उत्पादकों को जो भुगतान करती है, उस भुगतान को हम G2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा बिंदु इसमें आता है कि सरकार परिवार क्षेत्र को अंतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, उसे हम G3 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी G3 से प्रदर्शित करते हैं। चौथा बिंदु इसमें आता है कि औद्योगिक विकास और उत्पादन वृद्धि हेतु सरकार फर्मों को सहायता प्रदान करती है और उसे हम
G4 से प्रदर्शित करते हैं। अतः सरकार का कुल व्यय निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यानी G1, G2, G3, G4। तो G इजिकल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4, इन सब को जोड़ लिया जाता है तो वह सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बन जाता है। अब देखिए इसमें भी, इसके बाद भी हम कुछ पॉइंट और क्लियर करते हैं, और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है यानी आ से रिप्रेजेंट अगर हम करते हैं तो आ विकल्प है सरकार का कर यानी राजस्व, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी टैक्स, और सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हमने जी से रिप्रेजेंट किया, यानी एक को टी और एक को जी से, बराबर यानी टी इजिकल टू जी। अगर टी इजिकल टू जी यानी टोटल टैक्स जो आय है वो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अगर बराबर हो जाती है तो वह संतुलन का बजट होता है। तो देखिए टी इजिकल टू जी, जहाँ दोनों बराबर हों वहाँ संतुलन का बजट होगा। तो देखिए आ विकल्प क्या कहता है कि सरकार का कर यानी राजस्व टी और सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट जी बराबर यानी टी इक्वल टू जी होंगे तो संतुलन का बजट होगा। इसके बाद बा विकल्प, अब भी बा विकल्प में देखिए यदि कर राजस्व सरकारी व्यय से ज़्यादा, यदि कर यानी राजस्व सरकारी व्यय से ज़्यादा यानी टी ग्रेटर देन जी होंगे तो बचत का बजट होगा। इससे आय के प्रवाह में कमी आएगी और इस स्थिति में सरकारी क्षेत्र में बचत होगी और वह बचत पूंजी बाजार में जाएगी। इसके बाद सा विकल्प आता है और सा विकल्प से क्या क्लियर होता है यह भी देखते हैं। यदि सरकार का राजस्व सरकारी आय से यानी टी लेस देन जी से, तो यानी टी लेस देन जी है तो कैसा बजट होगा, घाटे का बजट होगा। इसी स्थिति में सरकार को पूंजी बाजार से उधार लेना पड़ता है। इसका आय के प्रवाह पर अनुकूल प्रवाह पड़ता है। इसके बाद इसी चीज़ को हम रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं क्या है। यानी परिवार और एक तरफ है फर्म, परिवार और फर्म या फर्में, दो चीज़ें हैं, एक तरफ परिवार हैं एक तरफ फर्म हैं।
तो देखिए आगे सरकारी क्षेत्र, एक तरफ सरकारी क्षेत्र है और एक तरफ पूंजी बाजार है। पूंजी बाजार, ये बचत है, मैंने यहाँ बचत लिख दिया, और इधर उधार यानी ऋण है तो उधार या ऋण दे दिया। अब देखिए सबसे पहले फर्म ने पूंजी बाजार को बचत दी। क्या दिया? बचत। वापस पूंजी बाजार ने फर्म को क्या दिया? ऋण यानी उधार। उधार दिया यानी ऋण दिया। चूंकि फर्में निवेश के लिए पूंजी बाजार से ऋण भी लेती हैं। अब वापस फिर क्या हुआ? फर्म ने गवर्नमेंट को क्या दिया? टैक्स। तो गवर्नमेंट को दिया निगम कर। क्या दिया? निगम कर। अब देखिए फर्म ने सरकार को निगम कर यानी जो टैक्स दिया है, सरकार ने उसकी भरपाई के लिए फर्म को क्या दिया? आर्थिक सहायता। तो गवर्नमेंट ने फर्म को आर्थिक सहायता दे दी, जिसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और ये है आर्थिक सहायता। अब देखिए आर्थिक सहायता भी दे दी। फिर गवर्नमेंट ने वापस फर्म को क्या दिया? वस्तुओं पर सरकारी व्यय किया। यानी वस्तुओं पर सरकार ने सरकारी व्यय वापस परिवार ने पूंजी बाजार में क्या दिया? बचत। वहीं परिवार ने सरकार को क्या दिया? वैयक्तिक कर। कौन सा? वैयक्तिक यानी व्यक्तिगत वैयक्तिक कर सरकार को दिए परिवार ने। वापस सरकार ने परिवार को क्या दिया? अंतरण व्यय। अंतरण व्यय सरकार ने किया। और अंतरण व्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्तियां हैं, बेरोजगारी भत्ता है, तो ये सरकार ने परिवार को वापस दिए हैं। अब फिर और भी कुछ गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट देखिए और परिवारों के लिए क्या दे रही है, ये भी देखिए। फिर भी गवर्नमेंट ने वापस हम परिवारों के लिए सेवाओं पर सरकारी व्यय दिया। क्या? सेवाओं पर
सरकारी व्यय, यानी अगर हम पुलिस में नौकरी करेंगे तो उसके बदले में हमें जो मेहनताना मिलेगा वह सेवाओं पर सरकारी व्यय है। अब वापस हम देखते हैं कि परिवार फर्मों को क्या देते हैं। तो देखिए यहाँ से परिवार फर्मों को क्या दे रहे हैं ये भी देख लेते हैं। तो परिवार ने फर्मों के लिए दिया है, सबसे पहले परिवार ने फर्मों के लिए दिया उपभोग पर व्यय। उपभोग पर व्यय यानी जो सरकार ने उत्पादन किया था उसको हमने उपभोग किया, और जब उपभोग करेंगे तो उस पर खर्च भी करेंगे। वापस फर्म ने परिवार को जो दिया है वह दिया है साधनों को किए गए भुगतान। साधनों को किए गए भुगतान, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं देखिए, लगान, कौमा मजदूरी, कौमा ब्याज, ब्याज, कौमा लाभ। ये चीजें फर्म ने परिवार को दी। तो परिवार ने उपभोग पर व्यय किया, यानी एक तरफ से पैसा परिवार को दिया गया, फर्मों ने दिया, दूसरी तरफ परिवार ने फर्मों को पैसा रिटर्न कर दिया। एक तरफ फर्म ने जो बचत की वो बचत पूंजी बाजार के लिए दी, पूंजी बाजार ने उधार के रूप में फर्म को दे दी। फिर फर्म ने सरकारी क्षेत्र में निगम कर यानी टैक्स पेड किया, और सरकार ने टैक्स लेने के बाद में फर्म को आर्थिक सहायता दी। जब कभी आपातकाल की स्थिति आ जाती है तब हम गवर्नमेंट फर्मों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वापस सरकार और वस्तुओं पर सरकारी व्यय भी खर्च करती है जो फर्मों को ही प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ परिवारों के लिए परिवार पूंजी बाजार में अपनी बचत को देते हैं और बचत देते हैं, बचत फर्में लेती हैं, फर्में वापस करती हैं, और सरकार के लिए परिवार वैयक्तिक कर यानी प्रत्यक्ष कर जो इनकम टैक्स है वह टैक्स वैयक्तिक कर के अंतर्गत आता है जो कि परिवार सरकार को देते हैं। सरकार उस टैक्स के बदले में परिवारों को अंतरण व्यय, और अंतरण व्यय के अंतर्गत जैसे छात्रवृत्तियां, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन के रूप में परिवार को रिटर्न करती है। और भी सरकार सेवाओं पर सरकारी व्यय भी करती है। अगर हमारे घर से कोई भी व्यक्ति सेना में टीचर है या कहीं पर भी कुछ भी है तो गवर्नमेंट उनको जो पेमेंट करती है वह सेवाओं पर सरकारी व्यय के अंतर्गत आता है। तो सरकार हमको दो चीज़ें यानी दो बार रिटर्न करती है और हम केवल टैक्स पेड करते हैं सरकार को। तो ये जो चक्र है त्रिक्षेत्रीय, इसे हम बोलते हैं त्रिक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल, और ब्रैकेट में आप इसे बंद अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्था मॉडल भी कह सकते हैं। अब देखिए ये जो रेखा चित्र खींचा है मैंने, इस रेखा चित्र से 6 बातें स्पष्ट होती हैं।
पहली जो बात स्पष्ट होती है, पहला पॉइंट है कि फर्म परिवारों को उनसे प्राप्त साधन सेवाओं के बदले भुगतान करती है और परिवार फर्मों से खरीदी गई वस्तुओं व सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। पहली बात तो ये होती है। दूसरा जो पॉइंट है वह है परिवारों की बचतें पूंजी बाजार में जमा कराई जाती हैं और वहाँ से उन्हें फर्मों को निवेश के लिए दिया जाता है। पूंजी यानी परिवार ने बचत यहाँ दी, फर्मों ने निवेश के लिए दिया, यानी फर्मों ने पूंजी बाजार से निवेश के लिए उधार लिया और ये पैसा घूम करके फर्मों के पास पहुँच गया। तीसरा जो बिंदु आता है, सरकार परिवारों और फर्मों पर कर लगाकर, यानी सरकार परिवारों पर भी टैक्स लगाती है जो वैयक्तिक कर है, सरकार फर्मों पर टैक्स लगाती है, उसे निगम कर बोलते हैं। तो दोनों तरह के टैक्स यहाँ पेड हो रहे हैं। तो सरकार परिवारों और फर्मों पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है। सरकार इस आय में से फर्मों व परिवारों से वस्तुएं व सेवाएं खरीद कर भुगतान करती है, या कर देती है। चौथा पॉइंट इसमें आता है कि यदि सरकार की भी कोई बचत होती है तो वह भी पूंजी बाजार में ही आती है। तो जो सरकार की बचत है वो भी पूंजी बाजार में आ रही है, चूंकि सरकारी क्षेत्र की बचत पूंजी बाजार में आ गई है। और सरकार अगर कभी आपातकाल की स्थिति में पहुंच जाती है तो पूंजी बाजार से उधार भी लेती है। तो यदि सरकार की भी कोई बचत होती है तो वह भी पूंजी बाजार में आ जाती है और घाटे की स्थिति में सरकार पूंजी बाजार से उधार लेती है। पांचवा पॉइंट इसमें आता है कि सरकार फर्मों को आर्थिक सहायता देती है, उसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। तो जो प्रोडक्शन की तरफ सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। छठा पॉइंट है इसमें कि सरकार हस्तांतरण भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन देती है, जिससे मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है, सरकारी क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। और इस प्रकार त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का प्रवाह चलता रहता है। अब देखिए संतुलन की शर्त क्या है, तो यहाँ देखते हैं कि चूंकि एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार की आय केवल टैक्स से होती है तथा व्यय भी बढ़ जाता है, इसलिए संतुलन की जो शर्त होती है वह शर्त है, संतुलन की शर्त है C+S + T = C + I + G, जहाँ C उपभोग है, S बचत है, T टैक्स यानी कर है, C उपभोग है, I निवेश है और G सरकारी व्यय है। तो देखिए ये इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। अब आती है चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह का मॉडल। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये मॉडल निश्चित ही आ गया होगा। अब चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय मॉडल का अध्ययन करेंगे। तो देखिए चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय मॉडल। चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय मॉडल क्या है?
तो सबसे पहले ये समझें, यानी अब तक हमने बंद अर्थव्यवस्था का या बंद अर्थव्यवस्था जिसमें शेष विश्व से निर्यात और आयात नहीं होते हैं का अध्ययन किया। अब हम खुली अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करेंगे और इसके लिए चक्रीय प्रवाह मॉडल में एक अन्य क्षेत्र अर्थात विदेशी क्षेत्र या शेष विश्व का समावेश किया गया है। अतः आज की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है और इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कुछ वस्तुओं का आयात और कुछ वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। जब एक अर्थव्यवस्था शेष विश्व से आयात की गई वस्तुओं का भुगतान करती है तो इसमें देश के बाहर शेष विश्व की ओर मुद्रा का प्रवाह होता है। वहीं दूसरी ओर जब एक देश शेष विश्व को निर्यात करता है तो दूसरे देश उसे भुगतान करते हैं। इस प्रकार शेष विश्व से इस देश की ओर मुद्रा का प्रवाह होता है। ये आयात निर्यात देश में उत्पादक उद्यमियों द्वारा शेष विश्व के साथ किए जाते हैं। कभी कभी सरकार भी वस्तुओं का आयात और निर्यात करती है। इसे हम रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, अब इसे रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले रेखाचित्र बनाएंगे, फिर इसका अध्ययन करेंगे। चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन भी करना है। देखिए, यहाँ सेम कंडीशन, परिवार और फर्में। एक तरफ परिवार हैं, एक तरफ फर्में हैं। सेम कंडीशन, सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के साथ पूंजी बाजार, पूंजी बाजार, सेम कंडीशन। चलिए मैं इसे दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये बचत है और इधर उधार यानी ऋण। वापस पूंजी बाजार ने फर्मों को क्या दिया या फर्मों ने पूंजी बाजार को, तो फर्मों ने या दूसरा फर्मों ने पूंजी बाजार को बचत दी। क्या दिया? बचत। वापस पूंजी बाजार ने फर्म को क्या दिया? उधार। नेक्स्ट, फर्म ने सरकार को क्या दिया? टैक्स। कौन सा टैक्स दिया? निगम कर। कौन सा? निगम कर। सरकार ने फर्म को क्या दिया? आर्थिक सहायता। तो सरकार ने क्या दी? आर्थिक सहायता।
और भी कुछ गवर्नमेंट ने दिया, तो हाँ गवर्नमेंट ने फर्म को और दिया है क्या, वस्तुओं पर सरकारी व्यय, यानी वस्तुओं पर सरकारी व्यय। अब देखिए, परिवार ने पूंजी बाजार को क्या दिया, बचत। फिर परिवार ने सरकार के लिए क्या दिया, वैयक्तिक कर, वैयक्तिक कर। वापस सरकार ने परिवार के लिए क्या दिया, अंतरण व्यय, अंतरण व्यय। और भी गवर्नमेंट ने कुछ दिया परिवार के लिए, तो हाँ दिया है, और वह दिया है सरकार ने सेवाओं, सरकार ने सेवाओं पर सरकारी व्यय किया है, सरकारी व्यय। अब वापस देखते हैं कि फर्म ने परिवार के लिए क्या दिया है, तो देखिए फर्म ने परिवार के लिए दिया साधनों को किए गए भुगतान, साधनों को किए गए भुगतान। और इस भुगतान के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, देखिए लगान, ब्याज, लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ। ये चीज़ें फर्म ने परिवारों को दी हैं। तो परिवार ने फर्म के लिए क्या दिया है, उपभोग पर व्यय, उपभोग पर व्यय। अब देखिए फर्में कहीं कुछ और भी दे रही हैं, तो हाँ अब बात आती है शेष विश्व की, शेष विश्व। और शेष विश्व के अंतर्गत देखिए क्या क्या चलता है, तो सरकार ने यानी फर्म ने शेष विश्व के लिए क्या किया है, आयातों का भुगतान, यानी आयात का भुगतान। वापस शेष विश्व ने फर्म के लिए क्या दिया है, निर्यातों का भुगतान, निर्यातों का भुगतान। अब देखिए ये है खुली अर्थव्यवस्था, ये खुली अर्थव्यवस्था है। और इसे हम खुली अर्थव्यवस्था या चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय मॉडल, चतुर्थ क्षेत्रीय चक्रीय मॉडल अवलेख में खुली अर्थव्यवस्था मॉडल भी कहते हैं। अब देखिए इस रेखा चित्र से कुछ बातें स्पष्ट जो होती हैं वह हैं, यानी सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि रेखा चित्र में
या रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में शेष विश्व के साथ संपर्क हो जाने के कारण आय प्रवाह की कुछ कड़ियाँ और जुड़ जाती हैं, जिससे आय का चक्राकार प्रवाह व्यापक हो जाता है। तो ये बढ़ गया है। उपर्युक्त रेखा चित्र से स्पष्ट है कि 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवार, फर्मों और सरकार के बीच चलने वाले लेन देन के अतिरिक्त यह देश शेष संसार के साथ भी लेन देन करता है। इस प्रकार खुली अर्थव्यवस्था में आय प्रवाह के 5 प्रमुख स्तंभ होते हैं और वह 5 प्रमुख स्तंभ जो हैं वह कौन कौन से हैं? तो समझिए, सबसे पहला परिवार क्षेत्र होता है, जिसे हाउस होल्ड सेक्टर बोलते हैं। दूसरा व्यावसायिक क्षेत्र, जिसे बिजनेस सेक्टर बोलते हैं। और तीसरा सरकारी क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा शेष विश्व यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। और पांचवा पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट आता है। अब देखिए, शेष विश्व क्षेत्र के समावेश होने पर आयात यानी एम इंपोर्ट व निर्यात एक्स यानी एक्सपोर्ट का भी आय के चक्रीय प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। आयातों के होने पर चक्रीय प्रवाह से आय का रिसाव होता है, जिसे लीकेज बोलते हैं, तथा निर्यात किए जाने पर चक्रीय प्रवाह में आय का अंतःक्षेपण होता है। और नंबर 1 इसमें यानी इसे हम 3 बिंदुओं से समझते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है, यदि निर्यातों से प्राप्त आय आयातों पर किए गए व्यय के बराबर है तो मुद्रा का चक्राकार प्रवाह पूर्ववत बना रहता है, जैसा बना है सेम वैसा ही बना रहता है। दूसरा बिंदु इसमें आता है कि यदि निर्यातों से प्राप्त आय आयातों पर किए गए व्यय से अधिक है तो मुद्रा का चक्राकार प्रवाह बढ़ जाएगा। तीसरा बिंदु है कि इसके विपरीत यदि निर्यातों से प्राप्त आय आयातों पर किए गए व्यय की तुलना से कम है तो इससे मुद्रा का चक्राकार प्रवाह कम हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक अर्थव्यवस्था की आय का जो भाग आयात मूल्य को चुकाने में विदेशों में पहुंच जाता है, वह पुनः निर्यात मूल्य के रूप में अर्थव्यवस्था में अंतर्वाहित होता है। स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन क्षेत्र में आय का सृजन होता है तथा यह आय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। अब इसकी देखिए, इसके संतुलन की शर्त क्या है? तो देखिए, यहाँ ऐसे हटा करके ही बता देता हूँ संतुलन की शर्त। तो देखिए, संतुलन की शर्त। संतुलन की शर्त। अब देखिए संतुलन की शर्त क्या है, यानी y इजिकल टू c प्लस आई प्लस जी
प्लस x माइनस m, वेयर यानी जहां y इजिकल टू आय अथवा उत्पादन आय, c इजिकल टू उपभोग व्यय, I इजिकल टू विनियोग व्यय, G इजिकल टू सरकारी व्यय, और x माइनस m इजिकल टू शुद्ध निर्यात। और शुद्ध निर्यात जो होता है वह है x माइनस m से निकल के जो आता है वह शुद्ध निर्यात है। x क्या है, देखिए x इजिकल टू निर्यात और तथा m इजिकल टू आयात, और इनसे जो निकल के आएगा वह होगा शुद्ध निर्यात। अब देखिए ये आय के मैंने दूसरा, तीसरा, वास्तविक, मौद्रिक और चतुर्थ चक्रीय प्रवाह ये सारे क्लियर कर दिए हैं आपके समक्ष। अब आता है आय के चक्रीय प्रवाह में रिसाव तथा अंतःक्षेपण या समावेश का महत्व, इस टॉपिक को, प्लस इसके बाद महत्वपूर्ण आर्थिक समानिकाएं यानी जो समीकरण हैं वह, और महत्व, तीनों टॉपिक अगले वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि मैं आपके सारे कमेंट को पढ़ करके जो भी आपकी समस्या है या आपका जो भी प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आपको दे सकूं। मेरे ये जो नोट्स हैं ये सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, आप वहाँ लिंक को खोलकर ये सारे नोट्स पढ़ सकते हैं।